दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का भाग 5, जिसमें आज हम चोल वंश के प्रमुख शासकों, चोल शासन की विविध समितियां, चालुक्य और पांड्य राज्य, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल के प्रमुख वंश और प्राचीन इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास के रिवीजन और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम नटराज शिव की मूर्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों नटराज शिव की जो मूर्ति है ये बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है और इनका आकार प्रायः चतुर्भुज आकार में मिला है। एक प्रश्न आता है, शिव की दक्षिणा मूर्ति का संबंध किससे है? दोस्तों शिव की दक्षिणा मूर्ति जो है ये शिव को गुरु या शिक्षक की मुद्रा में प्रदर्शित करती है। आइए चोल शासकों के संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम राजराज प्रथम के बारे में जानेंगे। दोस्तों राजराज प्रथम चोल शासक था जिसने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और इसने विजित क्षेत्र के अनुराधापुर स्थल, जो कि उत्तरी श्रीलंका में है, इसको नष्ट कर दिया था और इसने पोलोन्नरूव जो राजधानी थी इसको जननाथ मंगलम के नाम से इसका नामकरण किया था। राजेंद्र प्रथम दोस्तों चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक था और चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल जो है ये राजेंद्र प्रथम के समय में था और इसके बारे में ये तथ्य है कि इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया था और उत्तर पूर्वी भारत पर इसने पवित्र गंगा जल लाने के लिए आक्रमण किया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों पाल शासक महिपाल को पराजित किया था और इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई थी तथा चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। एक महत्वपूर्ण शासक कोलोत्तुंग प्रथम के बारे में जानते हैं। दोस्तों कोलोत्तुंग प्रथम, इसके समय में श्रीलंका का राजा विजय बाहु स्वतंत्र हुआ था और कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह बीरप्पे रुमाल के साथ किया था। इसके शासनकाल में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था और कुलोत्तुंग प्रथम को दोस्तों चोल लेखों में इसको शुंगम तविर्त की उपाधि दी जाती है, जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। तो कुलोत्तुंग प्रथम को चोल अभिलेखों में दोस्तों शुंगम तविर्त की उपाधि दी जाती है। इसका मीनिंग आप जान लीजिए, करों को हटाने वाला होता है। आइए देखते हैं दोस्तों तक्कोलम युद्ध के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तक्कोलम युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में और इस समय जो शासक थे कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें कृष्ण तृतीय विजेता हुआ था। और दोस्तों इसका परिणाम या तक्कोलम युद्ध 949 ईस्वी का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार हो गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों चोल प्रशासन में संबंधित प्रमुख समितियां और उनके कार्य। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए वारियम क्या होती थी? तो वारियम गांव की देख रेख करने वाली एक कार्यकारिणी समिति होती थी। टोट्टवारियम ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। संवत्सर वारियम ये वार्षिक समिति देखती थी। एरिवारियम ये तालाब समिति होती थी और पोनवारियम स्वर्ण समिति होती थी। इसके अलावा आइए पल्लव शासकों के बारे में देखते हैं। दोस्तों पल्लव शासकों में सिंह विष्णु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी और कशाकुडी दानपत्र के अनुसार चोल, पांड्य, सिंहल और कलम्र के राजाओं को सिंह विष्णु ने पराजित किया था। दोस्तों पल्लव शासक में नरसिंह वर्मन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने महामल्ल की उपाधि धारण की और परमेश्वर वर्मन ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, गुणभाजन की उपाधि धारण की। दोस्तों पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये साहित्य प्रेमी था। इसने मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की थी। तो महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक था जिसने मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की
रचना की थी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम देख लेते हैं दोस्तों। अरिकामेडु, तो अरिकामेडु ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अरिकामेडु है ये दक्षिण भारत का पुरातत्वीय स्थल है और ये वर्तमान में पुडुचेरी में स्थित है। इसको प्राचीन काल में पोडक्के भी कहा जाता था। एम्फोरा जार क्या है? तो दोस्तों दोनों तरफ हत्थेदार यानी पकड़ने वाला जार एम्फोरा जार कहलाता था। कंबन, तो कंबन तमिल रामायण या रामावतारम के रचनाकार हैं जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण या रामावतारम ग्रंथ की रचना की है। उरैयूर दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है और सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है। अब देखते हैं चालुक्यों के बारे में। दोस्तों चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर रही? तो चालुक्यों की राजधानी बादामी थी और चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम को माना जाता है। लेकिन पुलिकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली चालुक्य शासकों में रहा और इसने 610 से 642 तक शासन किया। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक पुलिकेशिन द्वितीय ने शासन किया था। दोस्तों ऐहोल अभिलेख जो है इसका संबंध पुलिकेशिन द्वितीय से है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। और दोस्तों चालुक्य वंश में या चालुक्य शासनकाल में महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर की जाती थी और चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। तो देखिए पुलिकेशिन प्रथम और द्वितीय ये चालुक्य वंश के महानतम राजा थे। दोस्तों चोल प्रशासन का जो स्तर है या इनका जो पदानुक्रम है इसको हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो केंद्रीय इकाई वो साम्राज्य होता था, सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, और साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसको मंडलम कहा जाता था। प्रांत जो है कोट्टम या वलनाडु में विभाजित होते थे और कोट्टम जो है नाडु या जिले में, और जिले जो है ग्राम सभाओं से मिलकर बनते थे। तो ग्राम सभा नाडु, कोट्टम और मंडलम, और अंत में सबसे बड़ा प्रशासन होता था। पांड्य राज्य के बारे में देखते हैं। दोस्तों पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी नदी को कहा जाता है जिसकी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में थी और पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा या मदुरै थी और 26 ईसा पूर्व में पांड्य शासकों के द्वारा एक दूत को रोम भेजा गया था। और दोस्तों पांड्य शासकों के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया गया और पांड्य शासक जयंत वर्मन जो था इसने वान वन की उपाधि धारण की थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित प्रश्नों को। हिस्टोरिका महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक हेरोडोटस हैं जिनको इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचनाकार ब्रह्मगुप्त हैं और आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आइए कुछ साहित्य और साहित्यकारों के बारे में एक जगह पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाराहमिहिर की रचनाएं बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता हैं। अश्वघोष दोस्तों इनके द्वारा बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ग्रंथों की रचना की गई है। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटकों की रचना की गई है। दोस्तों इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दंडी, कवि दंडी हैं, इनके द्वारा काव्यादर्श और दश कुमार चरित की रचना की गई है। दंडी की प्रमुख रचना दश कुमार चरित और काव्यादर्श हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित तथ्यों को। मिलिंद पहो दोस्तों, मिलिंद पन्हो जो है ये नागसेन की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। गीत गोविंद गाए जाने वाले पदों का संग्रह है जो राधा कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं, जयदेव की रचना है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की कृति है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मत्त विलास प्रहसन दोस्तों ये महेंद्र बर्मन की कृति है। देखिए कुछ अन्य साहित्यकार और साहित्य के बारे में। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। यास्क की कृति निरुक्त है। कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ की रचना की है और वात्सायन की रचना कामसूत्र है।
कालिदास ने मेघदूतम जो है नाटक की रचना की है। भवभूति का ग्रंथ उत्तर रामचरितम है। कुमारदास ने जानकी हरणम ग्रंथ लिखा है दोस्तों। मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक है। और भारवी ने किरात अर्जुनीयम, बाणभट्ट की रचना कादंबरी, और मेरुतुंग ने दोस्तों प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। भास की रचना स्वप्न वासवदत्ता है। सर्ववर्मा की कृति का तंत्र है। और भास्कराचार्य ने लीलावती नामक गणित ग्रंथ लिखा है। अब आइए देखते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसका समय काल 800 से 1200 ईस्वी माना जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो वंश हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य और कार्यों से संबंधित। दोस्तों पाल वंश जो है इसका संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और धर्मपाल पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसको उत्साही बौद्ध कहा जाता है। और धर्मपाल ने परम सौगत जो है उपाधि धारण की थी। लेखों में धर्मपाल का नाम परम सौगत आता है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला सोमपुरी में विहारों की स्थापना की थी। पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक देवपाल था, जो कि बौद्ध मतानुयायी था। और दोस्तों इसने 5 गांव दान में दिए थे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर। तो देवपाल दोस्तों इसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गहड़वाल वंश के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। और गोविंद चंद्र गहड़वाल जो है इनकी पत्नी रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थे। और धर्मचक्र दोस्तों जिन विहार की स्थापना सारनाथ का निर्माण इन्होंने किया था। और दोस्तों जो है मंत्री इनके लक्ष्मीधर थे गोविंद चंद्र गहड़वाल के। और जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। आल्हा उदल कौन थे दोस्तों? बार बार जो है जो आल्हा अपने यहाँ काव्य है उसमें आल्हा उदल का नाम आता है। तो दोस्तों आल्हा जो है आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। और ये परमार्द देव चंदेल शासक के सेनापति और सेना नायक रहे। और पृथ्वीराज चौहान से ये परास्त हुए थे। दोस्तों आल्हा उदल का वर्णन पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो में आता है। आइए देखते हैं जय सिंह सिद्धराज के बारे में। जय सिंह सिद्धराज दोस्तों चालुक्य शासक रहा गुजरात का। और ये एक धर्म सहिष्णु शासक था। मस्जिदों के लिए इसने 1 लाख बालोम यानी मुद्रा दान में दी थी। अब आइए देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित तथ्यों को। देखिए नागभट्ट प्रथम ये संस्थापक शासक रहा गुर्जर प्रतिहार वंश का। और नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक की उपाधि, महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। मिहिर भोज दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। और ये वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने यानी मिहिर भोज ने आदिवाराह और प्रभास की उपाधियां धारण की थीं। सेन वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। और इस वंश के महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक लक्ष्मण सेन रहे, जिन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। और लक्ष्मण सेन के द्वारा लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। एक महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन थे, जिन्होंने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की। इनके द्वारा दान सागर की रचना की गई है। और अद्भुत सागर इनकी रचना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों परमार वंश के बारे में। परमार वंश के संस्थापक सीयक या श्रीहर्ष थे। और दोस्तों वाक्यपति मुंज जो हैं इनके द्वारा मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया गया, जो परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। वाक्यपति मुंज के द्वारा श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की गई। सिंधुराज जो एक शासक थे, इनके द्वारा कुमार नारायण और साहसांक की उपाधि धारण की गई। दोस्तों देखिए परमार वंश के एक शासक रहे राजा भोज, जिनका शासन धार से संचालित होता था। और ये साहित्य प्रेमी थे। इनकी रचना समरांगण सूत्राधार जो कि वास्तुशास्त्र से संबंधित है। और अन्य रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह हैं। इन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया, जिसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बारे में।
बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ये पृथ्वीराज का कौन सा जो है कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी पर इसने विजय प्राप्त की और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आइए देखते हैं दशपुर शिलालेख। दोस्तों दशपुर शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मंदसौर से प्राप्त हुआ है और दशपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा इसके द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन किया गया है और पट्टवाय श्रेणी का वर्णन मंदसौर से प्राप्त दशपुर अभिलेख में है। पट्टवाय श्रेणी जो है रेशमी सूत बुनने वालों की समिति होती थी। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ जो है 1153 से 1163 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और दिल्ली विजय इसकी सबसे प्रमुख विजय थी। तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय किया था। इसकी उपाधियों में परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, कवि बांधव, जयानक भट्ट के द्वारा इसको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है विद्वानों में सर्वप्रथम। और सोमदेव के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों में प्रथम कहा गया था। दोस्तों सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज है, जिसमें उन्होंने दोस्तों देखिए इनको विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। जेजाक भुक्ति क्या है? दोस्तों जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर जेजाक भुक्ति नाम इसका पड़ा था, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है। हेमचंद कौन थे? दोस्तों हेमचंद जैन विद्वान थे और सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार थे हेमचंद्र। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? गांगेय देव ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वाक्पति की रचना कौन है? तो गौड़वहो या गौड़बध जो है ये वाक्पति की रचना है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को क्या कहा जाता है? अरघट्टा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अपनी धार्मिक सहिष्णुता आधारित नीतियों के कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने किया था? दंतिदुर्ग ने। दाय भाग के रचनाकार कौन है? जीमूत वाहन है। चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? हेमाद्री हैं। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो ये अमोघ वर्ष था। और धर्मपाल से संबंधित लेख कौन सा है? खालीमपुर लेख धर्मपाल पाल शासक से संबंधित है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को कौन से वंश का बताया गया है? तो दोस्तों हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। और परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? जगनिक हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, खजुराहो लेख में शासक हर्ष को क्या कहा गया है? तो खजुराहो लेख में हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पर स्थित था? तो ये उत्तर बंगाल के क्षेत्र में पुंड्रवर्धन राज्य स्थित था। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध तथ्य। इसमें देखेंगे दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, नैमिनाथ का नीलकमल और नेमिनाथ का दोस्तों ये शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो इसमें आप 2-3 को जरूर याद कर लीजिएगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है। इसके अलावा दोस्तों संभवनाथ का अश्व है। देखिए पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। दोस्तों नेमिनाथ जो है ऋग्वेद में उल्लिखित अरिष्ट नेमि का अन्य नाम है। तो अरिष्ट नेम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है इनको नेमिनाथ भी कहा जाता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य विविध तथ्यों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम शैव धर्म के बारे में जानेंगे। शैव धर्म को लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य बसव थे। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शैव धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ था। इसका एक संप्रदाय कापालिक संप्रदाय है। इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल जो है मालती माधव भवभीत की रचना है उसके अनुसार कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। और दूसरा एक नाथ पंथ संप्रदाय है। 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ संप्रदाय चलाया था। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार इसका किया गया है। शाक्त धर्म, तो दोस्तों शाक्त धर्म शक्ति जो है इष्ट देवी हैं और शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध है। और इसकी प्राचीनता की ये प्रागैतिहासिक युग तक ये वर्तमान में इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं, कश्मीर, कांची और कामाख्या। कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र भी कामाख्या है। तो शाक्त संप्रदाय इनकी इष्ट देवी शक्ति हैं जो शैव धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शाक्त संप्रदाय के 3 प्रमुख केंद्र कश्मीर, कांची और कामाख्या हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों के बारे में। राजराजेश्वर मंदिर ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और विश्वनाथ मंदिर आप जानते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं? पशुपति, भव, सर्व और भूपति। महाभाष्य जो पतंजलि कृति है दोस्तों, पतंजलि महाभाष्य की कृति है। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है जो 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। शिव की महिमा का गुणगान इसमें किया गया है। नयनार संत दोस्तों, दक्षिण भारत के नयनार संत ये शैव धर्म से संबंधित हैं, शिव से संबंधित हैं। और नयनार संतों की कुल संख्या 63 यानी 63 मानी गई है। और पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के जो 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हरण और बीड़ावादन प्रकार की ये समुद्रगुप्त की 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं पाई जाती हैं। अंत में प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। दोस्तों पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में। अगला है कि अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाने वाला शासक कौन थे? ये अकबर थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम क्या था? तो इसको रूपक कहा जाता था। और गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा गया है। हर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। शासनकाल की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। और हर्ष के बारे में आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़ की राजतरंगिणी है। चीनी स्रोत में हर्ष और राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे, ऐसा चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है। और हर्ष की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज इसने स्थानांतरित की थी। कन्नौज दोस्तों विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन होता था और 20 देशों के राजा इसमें शामिल हुए थे। सभा का अध्यक्ष जो था वो ह्वेनसांग था। और आप जानते हैं ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और उपयोगी हैं, जिसमें एक ही जगह एक विषय से संबंधित जो संपूर्ण तथ्य बन सकते हैं परीक्षाओं के लिए उपयोगी, उनको एक साथ यहाँ पर समाहित किया गया है। आगे हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो हमसे जुड़े रहें। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल आपको कैसा लग रहा है, इस पर दी गई अध्ययन सामग्री से आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।